कुछ डेमोक्रेट्स भी थे कि बिल्कुल आपको खत्म करना है। और इसराइल से और इसराइली जो उनका बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनने भी बोला कि बिल्कुल फिनिश इट ऑफ। और ये फिनिश इट ऑफ तो कर नहीं सकते ना, अभी इंटरनेशनल जो है रियलिटीज है। और एनर्जी मार्केट जो है, जब ईरान ने बोला कि हम तो सब कुछ तहस नहस कर देंगे, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी डिसैलिनेशन प्लांट्स है, उनको भी तहस नहस कर देंगे, तो इनको पता है कि ईरान जो है वो कर भी देगा। इसी चक्कर में जो है, अपनी खुद की सत्ता बचाने के चक्कर में, हम्म। और इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है यूरोप से, हम्म। जीसीसी से, और बाकी भी एशियन कंट्री, स्पेशली आपने देखा कि साउथ कोरिया में क्या हुआ, जापान में मार्केट का क्या हुआ। तो उसको पता है कि अब जो है हमको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं तो बोलूंगा ये बहुत ही एक वेलकम डिसीजन है। और जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो जियोपॉलिटिक्स में, कहते हैं नहीं, कि समझौता दुनिया तो होना परेशान हो चाहिए। चुकी है। समझौते के खिलाफ तो मुझे लगता है दुनिया भर नहीं है, क्योंकि दुनिया भर इसकी वजह से कहीं ना कुछ झेलते हुए नजर आ रही है। कर्नल मलिक, हर कोई चाहता है कि समझौता हो जाए, लेकिन जब जंग में दो देश उतरे थे तो दोनों देशों को ये समझौता करना होगा। कल के दिन पता चले अमेरिका ने समझौता कर लिया, इजराइल थमा ही नहीं, बार बार वो हमले करने शुरू कर दे। अनम्यूट करिएगा सर। Can you hear me now? जी। It's already. जी। Hello. जी जी Can you hear प्लीज। me, मैम? यस। अच्छा, ठीक है। आप सभी को नमस्कार। देखिए, ईरान के साथ जो ये जंग चल रही है, इसमें एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि ट्रम्प साहब बिल्कुल बेचैन है समझौता करने के लिए। दिन पे दिन जैसे जैसे बीतते गए, एक दिन वो पावर पोजिशनिंग करते हैं, अगले दिन हम वक्तव्य बदलते हैं। कोई नई बात नहीं है। ये दिन उनका हर दिन का खेल है, एवरीडे। अभी एलन मस्क साहब का जो आईपीओ लिस्ट हुआ है, आपको तो पता ही होगा कितने गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ये सब लिंक्ड है चीजें। एक दिन वो पावर, एक दिन धमकी देते हैं, अगले दिन सॉफ्ट बोलते हैं। फ्राइडे को, थर्सडे को उन्होंने धमकी दिया कि मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा, और उसके 2 दिन बाद उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। मैम, ये एक बहुत, ये प्रोफाइल उनका एक जाना चिर परिचित हो चुका है पिछले 3 महीनों से। चलिए, मैं दूसरी तरफ भी जाता हूं। जितना कि मेरा एनालिसिस कहता है, वो ये कहता है कि ये सब चीजें जो दिखाई जा रही हैं, ट्रम्प साहब ने नेतन्याहू को उनको एक तरह से डेजर्ट कर दिया, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ठीक है, क्योंकि वो बेचैन है एक समझौता करने के लिए ईरान से। अब बहुत सारे कारण इकट्ठे हो चुके हैं। अब ट्रम्प साहब एक कमजोर कड़ी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज बताओ, जब मैं सोचता हूं बैठ के कि ऐसे कौन से कारण है ट्रम्प साहब इतने बैकफुट पर जो जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, कुछ तो समझ आते हैं, बड़े अपरेंट है। जैसे हॉर्मुज स्टेट है, जैसे उनके जीसीसी कंट्रीज की उनके ऊपर डिपेंडेंस है, उनका विश्वास उठना है। तीसरी चीज है, उनकी रिलायबिलिटी फैक्टर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पूरा वर्ल्ड उनकी रिलायबिलिटी पे एक तरह से कोई रहा ही नहीं है। उसको तो एक तरह से 10 में से अगर स्केल करें तो 0 पा चुके ऑलमोस्ट। क्योंकि वो कहते कुछ है, करते कुछ भी नहीं है, और जो कहते हैं वो तो करेंगे ही नहीं। रही बात यह है कि जो दोनों देशों के बीच में है, जो आप ड्राफ्ट की कुछ चीजें बात लीक हो रही हैं, हमको नहीं पता इस स्टेज पे कितनी वो कंफर्म्ड है, कितनी वो अभी स्पेकुलेशन में है। मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत सारी चीजों पर हार्ड बार्गेनिंग चल रही है दोनों देशों के डिप्लोमेट्स, और या जो मध्यस्थ लोग हैं, खासकर यूरोप में जो बैठे हुए हैं, हम जब जानते हैं जिनेवा में, वो वहां पे चल तो रही है। लेकिन अगर ट्रंप साहब हॉर्मुज को एक तरह से गिव अप कर देते ईरान को, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड के लिए होने वाली है। इसलिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसके अंदर सारी पनामर जितने बॉटल नेक्स है, सबके सबके इस ब्लैकमेल के लिए खुल जाएंगे अलग अलग देशों के द्वारा। दूसरी बात यह है कि अगर ईरान तो चाहेगा कि हॉर्मुज पे उसका कंट्रोल होने से जीसीसी कंट्रीज उसको पैसा भी देंगे, उसके सामने हाथ भी जोड़ेंगे कि माई बाप हमें बचाइए, हमारी अर्थव्यवस्था डूब रही है, और हमारे शिपिंग को जाने दीजिए, एक्सपोर्ट को जाने दीजिए। तो होगा क्या, ये सारे देश धीरे 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 अमेरिका से दूर होते चले जाएंगे। होगा क्या, ये सब ईरान के पाले में आएंगे। अब इस स्थिति को आप ये देखिए, क्या अमेरिका सहन कर पाएगा? उसका पेट्रो डॉलर बच पाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि वो समझौते के लिए लायक बहुत हैं, परेशान काफी दिख रहे हैं, नहीं, बेचैन भी डोनाल्ड ट्रंप काफी अगर दिख रहे कुछ हैं। भी करते हैं, जैसे आपने कहा अभी कि अब तो वो क्या बोलते हैं, क्या कर जाए, दुनिया भर में उनकी लायबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी एक नए तरीके की जंग लड़ने की शुरुआत की जा रही है कि हाँ हाँ, अमेरिका ने तो अपने आप को बाहर निकाल लिया, क्योंकि छटपटाहट भी उन्हें ही हो रही है सबसे ज्यादा, मिड टर्म इलेक्शन जो सर पर है। हम तो बाहर निकल आए, हमने ईरान से समझौता कर लिया, अब इसराइल नहीं मान रहा, तो हम क्या करें? ओपिनियंस बहुत मैटर नहीं करेंगे, टैंजिबल इनपुट्स मैटर करती हैं। ट्रम्प एंड यूएसए हैव डन फॉर इजराइल व्हाट नोबडी एवर थॉट। पिछले 28 फरवरी से अगर हम देखें, पिछले 3 दशकों से, 4 दशकों से, एक्चुअली 1948 से 1976 से बहुत प्रोमिसेस हुई हैं, बहुत हार्डवेयर दिए गए इजराइल को अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के द्वारा, और बहुत उनको शील्ड करने की कोशिश बातों में, किताबों में, और रक्षा हथियार देते रहने में। बट ट्रम्प और उसकी गवर्नमेंट ने इसराइल को जो दिया है इन टर्म्स ऑफ
an attack on the regime in Iran and the demolition of hardware support to Hezbollah, वो अनइमेजिनेबल है। और ट्रंप के मीडिया के बयानात किसी दूसरे पर्पस, किसी दूसरे माइंडसेट में होते हैं। तो वेस्टर्न मीडिया का, इंक्लूडिंग सम एंटी ट्रंप अमेरिकन मीडिया और अल जजीरा एंड इट्स कोटेज, वो कुछ भी रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करें और इस तरह के ओपिनियंस दें कि ट्रंप और इजराइल के बीच में कुछ अच्छा नहीं है। नॉट रियली। ट्रंप के इस बयान के ठीक पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, नेतन्याहू ने बोला था, जब ट्रंप के अपाचे गिरने के बाद उन्होंने ईरान पे हमले किए थे, तो इजराइल ने अलग से बोला अपनी तरफ से कि वी आर नॉट हिटिंग ईरान, क्योंकि उनका 6 तारीख का या 7 तारीख का हमला जिस टारगेट के लिए था तेहरान में, वो उन्होंने टेक डाउन कर लिया था IRGC के एक सीनियर लीडर के लिए। और उसके बाद उनका काम ईरान के अंदर ऑलमोस्ट इस वॉर में खत्म हो चुका था। उन्हें जो कुछ करना है वो लेबनान में कर रहे हैं, बेरूत के साउथ में कर रहे हैं, लेटानी में कर रहे हैं, ब्यूफोर्ट में कर रहे हैं। तो आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि मीडिया में भी, वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं जी, कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कुछ कंपल्शंस होते हैं ओपिनियंस को स्विंग करने के लिए। बट मेरी एनालिसिस के हिसाब से मीनाक्षी, ट्रंप का इस समय ये जो रुख है टू गेट इनटू अ ट्रूस विद ईरान, ये दूसरे कंपल्शंस की वजह से है, ना कि इजराइल को धोखा देने के लिए। इजराइल हैज गॉट मोर देन दे एवर थॉट इस रहती हुई दशक में जिसकी हम बात करें 2026 में, कि ईरान की मिलिट्री को इतना डिग्रेड या हिजबुल्लाह को इतना वीक कि ये घुसते जा रहे हैं लेबनान में, और हिजबुल्लाह एक आधा ड्रोन मार दे रहा है कहीं, और उसके सारे सप्लाई लाइंस इराक और सीरिया से जो IRGC भेजता रहा है पिछले कई दशकों से, उन रोड्स को उड़ा दिया गया है, उन ब्रिजेस को उड़ा दिया गया। तो इजराइल हैज गेन्ड अ लॉट आफ्टर दिस वॉर एंड ओनली कर्टसी ट्रंप ने अपने देश को दरकिनार करके इजराइल के लिए ये किया है। और भी उनके कुछ पर्सनल रीजंस होंगे, बचपन की खारिश को टेक ओवर करने की या ऑयल कंट्रोल करने की, कुछ उनके और भी ग्लोबल रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने की, जिसके लिए वो बार बार बोलते हैं कि पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में जो कुछ भी हो रहा है उसको देख के आप लोग डरिए, आगे चीजें गड़बड़ होने वाली हैं, इसको संभालिए। एंटी सेमिटिज्म बोलें, इंतफादा बोलें, ये 4 चीजें बहुत डीप हैं, एक एनालिसिस में मीनाक्षी नहीं हो पाएगा। बट आई डोंट एग्री कि ट्रंप ने इजराइल को धोखा दे दिया या अंधेरे में रख लिया और कुछ कर लिया और खुद निकल जाएंगे। नो, दे हैव डन मच मोर देन व्हाट इजराइल एवर कुड हैव आस्क्ड फॉर। इसीलिए तो सर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसी, संजीव श्रीवास्तव जी, रिपोर्ट्स आई जो कि पश्चिमी मीडिया के हवाले से ही रिपोर्ट्स आई कि इजराइल जासूसी अब अमेरिका की करवा रहा है, तो फिर इजराइल को ये आवश्यकता क्यों पड़ गई, जब शुरुआत से लेकर के आज तक अमेरिका उनको सपोर्ट दे रहा है कि आप आगे आगे चलिए, हम आपके साथ हैं, आपके बराबर से चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इजराइल को अगर ऐसा कदम उठाना पड़ा तो अमेरिका कुछ तो ऐसा नया कर रहा है जिसके बारे में इजराइल को शायद भनक भी नहीं है। देखिए मीनाक्षी जी, जैसा कि मलिक साहब ने और साहिल साहब ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के लिए जो किया है वो अन्य राष्ट्रपति सिर्फ इसके बारे में सोचा करते थे, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है जो अन्य सिर्फ उसके बारे में मंसूबे रखते थे। और जैसा कि मैं आपके शोज में, आपके चैनल पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ईरान की इस्लामिक रिजीम को हिट करने का, उसे कमज़ोर करने का, उसे टारगेट करने का जो मंसूबा है, वो जिमी कार्टर से लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप तक सभी राष्ट्रपतियों ने इसके बारे में सोचा जरूर। राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने एक एक्सिस ऑफ इविल की स्पीच की चर्चा की थी। इसमें ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया को उन्होंने जाहिर है कि इविल बताया था, और इराक को तो उन्होंने स्वयं टारगेट किया, लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया के संदर्भ में भी वो सोचा करते थे। लेकिन ये जो US का एक्शन 28 फरवरी को दिखा और एक युद्ध अमेरिका ने सीधी सीधी लड़ाई लड़ी ईरान के खिलाफ, वो जाहिर है कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप था, और वो उसने वो इजराइल को, और इजराइल के जो एक बहुत ही लंबे समय तक चली आ रही उसकी जो कोशिश कि वो अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करने के लिए उसका साथ ले, वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है। और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बड़े स्कॉलर हैं प्रोफेसर जॉन शाइमर, उनके अगर विचारों को देखें तो वो तो ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये जो युद्ध लड़ा ईरान के खिलाफ, वो इजराइल का युद्ध लड़ा, वो इजराइल का ही वॉर जो है वो US ने लड़ा है।
यूएस के जो सीधे सीधे उसके खुद के इतने बड़े इम्परेटिव्स नहीं थे जितने के इम्परेटिव इसराइल के थे। और इसराइल जाहिर है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो सबसे बड़े आतंकी हमले का शिकार हुआ और उसके बाद उसने एक युद्ध शुरू किया आतंकवादी संगठन हमास, हिजबुल्लाह, हूती के खिलाफ। वो युद्ध इसराइल एक फाइनल उसका जो कल्मिनेशन है उसको कराना चाहता था। और जो ऑक्टोपस का सिर और पूरे सारे जो 13 आतंकवादी संगठनों का स्पॉन्सर सपोर्टर जो ईरान की इस्लामिक रिजीम रही है, उसको भी हिट करना इसराइल के आतंकवाद विरोधी युद्ध का एजेंडा था। और उसमें जाहिर है कि इसराइल के विरुद्ध, ईरान के विरुद्ध सीधी सीधी कार्रवाई इसराइल स्वयं से नहीं कर सकता था, उसके लिए अमेरिका का साथ लेना आवश्यक था और वो राष्ट्रपति ट्रंप ने वो साथ दिया। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे कि साहिर साहब ने कहा, बिल्कुल बड़ा उसने एक्शन लेकर के दिखाया है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने निसंदेह ईरान की इस्लामिक रिजीम को काफ़ी कमज़ोर किया है और उसको बंकर्स में, डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ पर जा करके ऑपरेट करने पर मजबूर कर दिया, उनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। और जाहिर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही ईरानियन जो प्रेसिडेंट ओबामा की न्यूक्लियर डील से भी वो बाहर आ गए थे और एक बार फिर से नई तरीके की डील को नेगोशिएट करने के लिए तो उन्होंने पहले कार्यकाल के दौरान ही 2018 में ही JCPOA से बाहर आकर के उन्होंने संकेत दे दिए थे और एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चला रखा था। लेकिन अब जब ईरान एक कमजोर स्थिति में, एक भारी दबाव में आ चुका है, तो वो ये चाहते हैं कि ईरान एक नई तरीके की डील करे, इसके लिए वो प्रयास कर रहा है। ईरान नई तरीके की डील करे, लेकिन इन सब के बीच में सर खबर ये खुद बासराक्षी देते हुए नजर आते हैं कि बातचीत कभी बंद ही नहीं हुई थी, हमारी बातचीत ऑन थी और अब हम एक समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खोखर जी, तो अब क्या ये माना जाए कि हॉर्मुज में सब ठीक होने वाला है, खाड़ी में सब कुछ ठीक होने वाला है? ईरान ने शर्तें मान ली हैं या अमेरिका ने? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मेरे तमाम एलिट पैनलिस्ट को आदाब बढ़ते हुए जय हिंद। मैं अपनी बात की शुरुआत बशीर बद्र साहब के शेर से करूंगा कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये बात, ये शेर जो है आज के दौरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के ऊपर फिट होता है। एक अनक्लियर ऑब्जेक्टिव लेकर एक वॉर शुरू किया गया, उस वॉर को नाम दिया गया कि हम दुनिया के अंदर शांति लाना चाहते हैं। दुनिया के अंदर शांति तो नहीं आई और नए कॉम्प्लिकेशंस आपने तैयार करा दिए। इसके बावजूद भी चलिए, ईरान 26 को भी बैठने को राजी था, 27 फरवरी को भी राजी था, आपको क्या जरूरत थी 28 फरवरी करवाने की? ये भी चलिए आपने ठीक है कर दिया। आपने 13,000 स्ट्राइक कर दी, बच्चियां मार दी, सुप्रीम लीडर मार दिए, पूरी दुनिया के अंदर आपने एक तहलका मचा दिया, एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ दुनिया को ले गए, एनर्जी क्राइसिस की तरफ दुनिया को ले गए। फिर भी ईरान राजी था कि चलिए पाकिस्तान में बैठ के बात कर लेते हैं। बात हुई, बात के बाद एक तय हुआ कि चलिए हॉर्मुज खोलिए, हम लोग इन मुद्दे पर बात करने को तैयार है। लेकिन फिर मैं अपनी दादागिरी कहाँ ले जाऊंगा? एक ईरान यही सोच रहा, यूएस यही सोच रहा ना कि मेरी अपनी दादागिरी कहाँ खत्म हो रही है, तो मैं एक इंटरनेशनल वाटर में ब्लॉकेड लगा दूं। मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिए, इस पूरे वॉर के अंदर दुनिया का ऐसा कौन सा देश था, दुनिया की कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो यूएस और इजराइल के साथ खड़ी थी? दुनिया के लगभग हर देश ने इनके दो लोगों ने मिलकर एक बेवजह का वॉर खड़ा किया, उसको क्रिटिसाइज किया। दुनिया के लगभग देश ने इनके साथ खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि दुनिया में सब दिखता है, आप और हम। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप सन किए तो आप और हम भी सन किए हो जाएंगे। हमें भी दिख रहा है कि आप जिस ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर पाने के लिए आए थे, क्या आपने वो पाया? अभी हमारे साथियों का ईरान ने क्या गेन किया साहब, सॉरी यूएस और इजराइल ने क्या गेन किया? यूएस इजराइल ने एक आइसोलेशन गेन किया कि पूरी दुनिया उनके ऊपर थू कर रही है, कोई उनके साथ खड़ा रहने को राजी नहीं है। पूरी दुनिया की सिंपत्ति, लगभग हर देश की सिंपत्ति, वहां की पब्लिक की सिंपत्ति आज भी ईरान के साथ है। ईरान ने स्टेबल माइंड से डे वन से जो बात कही उसके ऊपर वो खरा उतरा। डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं था कि मैंने घुटनों पे ला दिया हूं, मैं आज रात में सब पेता खत्म कर दूंगा। ये सारी इसे लोकल लैंग्वेज में बकेती कहा जाता है कि आप अपनी सिर्फ माउथ वाटरिंग करते रहिए, बोलते रहिए, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ईरान आज भी स्टेबल है। अब जब समझौता हो जाएगा तब क्या होगा? समझौता होने के बाद ईरान इस पूरे गल्फ रीजन के अंदर एक सुपर पावर बनकर आएगा, जिसने अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिलाई, इजराइल को उसकी हैसियत याद दिलाई। ना तो वो बूट्स ऑन द ग्राउंड कर पाए, ना तो ये अफगानिस्तान था, ना लीबिया था, ना ये कोई वेनेजुएला है कि ना ये क्यूबा है।
और आप इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप एंटर हो पाए, 1 माइल भी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर एंटर हो पाए। हाँ, आपके पास जो पावर थी, आप दूर खड़े रहकर स्ट्राइक करते रहे, इसको आप मिलिट्री स्ट्रेटेजी का नाम दे दीजिए, लेकिन ये डर था कि ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा। अमेरिका ने आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा रिटेलिएशन अगर कहीं से झेला है तो वो ईरान से झेला है। अफगानिस्तान के अंदर आप आसानी से चले गए, लीबिया में आप आसानी से चले गए, मादुरो को आप आसानी से उठा के ले आए, क्यूबा को आप आसानी से डरा सकते, ईरान को आप वो नहीं डरा सकते। और ईरान इससे पावरफुल होकर यहां पर निकलेगा और जो भी शर्तें होगी, अमेरिका डेस्परेट है शर्तों को मानकर एग्रीमेंट साइन करने के लिए, तभी तो वो एग्रीमेंट का मसौदा लेकर घूम रहा है। कभी पाकिस्तान के पास जा रहा है, कभी यूरोप के पास जा रहा है, कभी कतार के पास, कभी ओमान के पास कि हमारा राजीनामा करा दीजिए। आज भी ईरान ने मना किया है कि वी आर थिंकिंग अबाउट एन एग्रीमेंट, और हम उस पर अभी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे हैं। तो ईरान जो है, ईरान ने गेन किया है, इंटरनेशनल अटेंशन गेन की है, इंटरनेशनल सिंपैथी गेन की है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन गेन किया है, जो आने वाले समय के लिए ईरान को और अधिक पावरफुल बनाएगा और ईरान विल डोमिनेट द जीसीसी रीजन। ठीक है, अभी तो फिलहाल रवि करकरा जी यही स्थिति नजर भी आ रही है। ईरान को देख करके ये लग रहा था, हर कोई ये मान रहा था कि एक तरफ से अमेरिका सुपर पावर और फिर दूसरी तरफ से नेतन्याहू इजराइल जो कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं है, वो मिल करके हमला कर रहे हैं तो ईरान को मिटा देंगे। लेकिन ईरान अभी भी खड़ा हुआ है, चाहे जैसे खड़ा हुआ है। अब अमेरिका की छटपटाहट जो है इस युद्ध से बाहर निकलने की, क्या यही वजह है कि जल्दबाजी में वो जो भी मसौदा मिल रहा है उसे स्वीकार कर लेंगे ईरान की तरफ से आने वाले? देखिए, मैं पहले ये बोलना चाहूँगा कि ट्रंप ने जो भी एक्शन लिया है और जो ईरान ने जो किया है वो सारी दुनिया कंडेम कर रही है, और इसराइल ने। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई विनर नहीं है। सब लोगों ने बेसिकली अपनी रियलिटी दिखा दी है, चाहे कोई भी कॉन्सिक्वेंसी हो, इसमें सब लोगों ने बहुत बुरी तरह मात खाई है। और मेरा इसलिए टेक है क्योंकि इसराइल जितना भी उसको सपोर्ट मिल रहा था अक्टूबर 7 के बाद, और जो नेतन्याहू ने जितना काम किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है, जो आपने देखा कि अब्राहम अकॉर्ड को फोर्स किया जा रहा था सऊदी में, पाकिस्तान ने, किसी ने नहीं साइन किया। तो अभी इसराइल की जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत बहुत वीक स्पॉट में है, जितनी भी क्रेडिबिलिटी थी। जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एक्सपोर्ट, जहाँ पे उसने जो यूएई को सपोर्ट किया है, वहाँ पे डेफिनेटली फ्यूचर में जाके वो गेन करेगा। पर अभी इसराइल को दोबारा सोचना पड़ेगा, स्पेशली नेतन्याहू का 100% है कि वो दोबारा जीत के नहीं आए। दूसरा जो है, ट्रंप का जितना भी आपको पता है, यही होता है ना मीडिया के साथ, कि हम भूल जाते हैं कि जनवरी फरवरी में कितना ज़्यादा एप्स्टीन फिल्म को फाइल्स को लेके चल रहा था। और ये सबको पता है कि मोसाद के पास ऐसी इंफॉर्मेशन और चीज़ें हैं जिसकी वजह से ट्रंप काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, ऐसा थोड़ा कि ट्रंप अभी आप सेलिब्रेट करते कि ट्रंप ने ये किया, किसी प्रेसिडेंट ने किया। जो ट्रंप ने किया वो बहुत बुरा किया, और ट्रंप ने जो पूरे जीसीसी और वर्ल्ड इकोनॉमी को किया, उससे कोई सेलिब्रेशन की कोई बात नहीं है। और ट्रंप जो भी करता है वो अपने लिए करता है, अपनी फैमिली के करता है, बल्कि अमेरिका के लिए भी नहीं करता। जो अमेरिका को जो हार्म मिला है, जो अब जो अमेरिका आइसोलेट हो गया है, ऐसा अमेरिका हम लोगों ने कभी नहीं देखा। कि आज ना तो नेटो, ना आप G7, ना आप एनी अलायंसेस, आप क्वाड को देख लीजिए कैसे रोते हुए आए थे कि क्वाड को रिवाइव करने के लिए। तो ये जो मेरा जो टेक है, मैं आपको अपनी जो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा रहा हूँ, तो मुझे तीसरा जो है, अब ईरान ठीक, आप सोच रहे हैं कि आप गेन कर गए, कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली गेन किए, पर ईरान को अपनी जो, चाहे आप डोमिनेट करके सर क्या मिलेगा, मतलब जो जीसीसी में जो आपका सऊदी के साथ जो पहले जो एक समझौता होने वाला था, मतलब आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा जीसीसी के साथ क्रेडिबिलिटी दोबारा रीइंस्टेट करने के लिए। भारत के साथ चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हार्म तो हुआ है, तो जितने भी जो एनर्जी इशू है, रिमेंबर कि ट्रंप को लगा कि जो वेनेजुएला में हुआ वही हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, पर वो भूल जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।